नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़े एक और गंभीर मुद्दे की और इस पर मंथन करेंगे। जी हां, आज हम खासतौर से मानसून और खेती किसानी को लेकर बात करेंगे। देश में मानसून दस्तक दे चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। खरीफ की बुआई तो काफ़ी हद तक मानसून पर भी निर्भर मानी जाती है, यानी मानसून मेहरबान हुआ तो खेतों में फसलें लहला जाती हैं और अगर मानसून थोड़ा भी बेईमान हुआ तो कई बार मेहनत भी काम नहीं आती। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की वर्षा की दीर्घावधि पूर्वानुमान में मानसून के सामान्य रहने की बात कही है। सटीक पूर्वानुमान से किसान फसल की बुआई और कटाई सही समय पर कर सकते हैं। इस बार मानसून कैसा और किस अनुपात में बरसेगा, देश के किन किन हिस्सों में अधिक और कहां होगी कम बारिश, कम या अधिक बारिश होने पर किसान क्या करें, कौन कौन सी फसलें आदि लगाएं, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशक डॉक्टर एस.डी. अत्री जी। डॉक्टर अत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और आपके साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के दूसरे चरण के दीर्घावधि पूर्वानुमान में इस बार जून से सितंबर के दौरान मानसूनी बारिश के औसत से 96 से 104% रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस बार पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा सामान्य रहने की संभावना है। क्षेत्रवार बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में 107% बारिश हो सकती है, जबकि मध्य भारत में 103% बारिश का अनुमान है। इसी तरह दक्षिण प्रायद्वीप में 102%, जबकि पूर्वोत्तर भारत में सबसे कम 96% बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान पूरे देश में जुलाई में 103% और अगस्त में 97% बारिश की उम्मीद है, जिसमें 9% के घटाव बढ़ाव की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे देश को मौसम के लिहाज से कुल 36 सब डिवीजनों में बांटा है, जिसके तहत उत्तर पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। मौसम विभाग ने इस बार मानसून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में करीब 107% बारिश की संभावना जताई है। मध्य भारत में ओडिशा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ आते हैं। इस बार इन इलाकों में मानसून के दौरान 103% बारिश की संभावना है। इसमें 8% का घटाव बढ़ाव हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बार मानसूनी बारिश के स्थानिक रूप से अच्छे वितरण होने की उम्मीद जताई है। इस बार मानसून अपने तय समय यानी 1 जून को केरल पहुंच गया था। केरल के समुद्री तट को छूने के बाद मानसून को पूरे भारत में छाने में करीब 1 महीने का समय लगता है। जून से सितंबर तक चलने वाले इस मानसून की वजह से देश में 75% बारिश होती है। फिलहाल देश में मानसून दक्षिण भारत के अलावा पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, जहां पर लगातार मानसूनी बारिश हो रही है। यहाँ तो देखा आपने किस तरीके से अगर बात की जाए जो मानसून है इस बार सामान्य रहने की बात कही गई है। और यहाँ डॉक्टर अत्री अगर देखें हम तो जो अनुमान दिया गया था मानसून की दस्तक देने का 1 जून की जो तारीख निश्चित की गई थी, उसी तारीख पे हमने देखा जो मानसून है उसका आगमन हुआ। लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए, क्या स्थिति इस बार रहेगी देश में? ये आपने सही कहा है कि मानसून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमारे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जी। और भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 33 सालों से जो मानसून की वर्षा यानी 4 महीनों की जून से सितंबर में कितनी बरसात होगी इसका पूर्वानुमान देता रहा है जी। ऐसे पूर्वानुमान तो हमारे किसान पार्टी सदियों से देते रहे हैं, कभी पक्षियों की गतिविधियां देखकर, कभी हवाओं की दिशा और दशा देखकर, लेकिन आज हमें विज्ञान पर आधारित ज्ञान की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, भारत मौसम विज्ञान विभाग समय अनुमान जारी करता है। 15 अप्रैल को पहली भविष्यवाणी की थी कि पूरे देश में कितनी बरसात होगी और इस भविष्यवाणी के अनुसार पूरे देश में 100% बरसात होगी, यानी जितनी सामान्य बरसात है उसकी 100% बरसात होगी। और जिस मॉडल को हम यूज करते हैं भारत में उसमें 5% का कमी ज्यादा हो सकता है। जी।
जी इसके बिल्कुल। बाद फिर एक वो भविष्यवाणी जारी करते हैं, जैसे मैंने बताया उसमें क्या होगा, पूरे पूरे देश में कितनी बरसात होगी, जो 4 भूभाग बांटे उनमें कितनी बरसात होगी, जुलाई में कितनी होगी, जून में कितनी होगी, जुलाई में अगस्त कितनी होगी, ये भी हम पूर्वानुमान जारी। तो ये जो 1 जून की पूरे देश में 102% बरसात होगी, कितनी, यानी 102% बरसात होगी। और जो उत्तर पश्चिमी भारत है इसमें 107%, जो हमारा मध्य भारत है इसमें 103%, जी जो दक्षिण भारत है उसमें जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें 96% बरसात होगी। और जो मॉडल हम यूज करते हैं उसमें 8% का एरर है, कम ज्यादा हो सकता है। जी और जुलाई में 133% बरसात होगी, अगस्त में 97% बरसात होगी। तो ये अगले जो 4 महीने में बरसात का जैसे मैंने पूर्वानुमान बताया, तो आप देखेंगे कुल मिलाकर पूरे देश में अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की गई है। जी बिल्कुल, दूसरा यानी मैं बता देश भर दूं, में जो मानसूनी बारिश का वितरण है वो हम यहाँ समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके असर की अगर बात की जाए, क्योंकि हमारी कृषि के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, कितना असर इसका हम मान सकते हैं इस बार, क्योंकि सामान्य है और कहीं कहीं पर जैसा आपने बताया कि उस अनुमान में सामान्य से अधिक भी बारिश हमें नजर आ रही थी। क्या स्थिति रहेगी ऐसे में हमारे कृषि क्षेत्र की, कितना उस पर असर पड़ेगा इसका? देखिए, आपने सही कहा है कि कृषि के ऊपर जो वितरण का है वो बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमने देखा है जब बरसात सामान्य रहती है, सामान्य से अधिक रहती है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में बरसात मिलती है और किसानों के लिए हमेशा फायदेमंद रही है। जी अगर हम देखो अभी 10 दिन जो मानसून शुरू हुआ है 1 से 10 जून की बात करें, तो पूरे देश में अभी तक सामान्य जो 10 दिन में होनी चाहिए थी उससे 32% बरसात ज्यादा हुई है। जी अगर हम पूरब और उत्तर पूर्व की बात करें तो 2% ज्यादा बरसात हुई है। जो उत्तर पश्चिमी भारत है 51% बरसात ज्यादा हुई है। मध्य भारत में 99% बरसात हुई है, तकरीबन दुगनी बरसात हुई जितनी होनी चाहिए। और साउथ में जो दक्षिण भारत है 5% ज्यादा बरसात हुई। तो 10 दिन की स्थिति है, जैसे मैंने बताया 32% ज्यादा बरसात हुई है। और एक चीज और मैं बताऊं कि जो हमारा पूरे देश को हमने 36 भूभागों में बांटा हुआ है, जिसको हम सब डिवीजन कहते हैं। इसके अनुसार जो 30 क्षेत्र हैं उनमें सामान्य या सामान्य से अधिक बरसात हुई है, और जो बाकी 7 हैं उनमें 6 भाग हैं, उनमें सामान्य से कम बरसात हुई। यानी 36 में से 30 भूभाग का या सब डिवीजन का ये सामान्य या उससे अधिक, और सिर्फ 6 भूभाग हैं जिनमें सामान्य से कम हुई है। और एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो 87% देश का जो क्षेत्र है उसमें सामान्य या उससे ज्यादा बरसात हुई। सिर्फ 13% एरिया ऐसा है 10 दिन में जहां मानसून आई है उसमें कम बरसात हुई है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जी बिल्कुल डॉक्टर अत्री, जैसा आपने कहा कि अलग अलग राज्यों की भी अगर हम बात करते हैं या सब डिवीज़न वाइज भी अगर हम बात की जाए तो काफ़ी बेहतर स्थिति जो है वो अभी तक नज़र आ रही है। 10 दिन का आंकड़ा भी आपने हमें बताया, लेकिन जैसा आपने कहा कि काफ़ी सारी तकनीक जो है अब उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसी वजह से एक सटीक पूर्वानुमान जो है वो निकल कर आता है। और इसका जो उदाहरण है वो भी हमने देखा, पिछले साल भी हमने देखा किस तरीके से सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन जो किसान हैं वो भी इस बात से डरते हैं कि जो अल नीनो एक शब्द आ जाता है इसकी क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपने सही कहा है कि मानसून 4 महीने का पीरियड जो समय बहुत ज्यादा होता है, इसमें कब बरसात होगी, कब बीच में कुछ दिन बिना बरसात के आएंगे, ये जो निर्भर करता है जो हमारे मौसम के आंकड़े हैं, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के मौसम आंकड़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरी दुनिया का सिस्टम है। और जैसे आपने एल नीनो की बात की, जो अभी हमारे मॉडल्स हैं उनमें पूर्वानुमान ये है कि ये जो एल नीनो है ये नहीं है, इस बार सामान्य स्थिति चल रही है। और कुछ मॉडल दिखाते हैं कि आने वाले टाइम में जो अगस्त या सितंबर में तो हल्का सा ला नीना हो सकता है, वो हमेशा बरसात के लिए और फायदेमंद होता है, यानी बारिश ज्यादा होगी। एल नीनो की कोई स्थिति नहीं है। और दूसरा एक पैरामीटर होता है इंडियन ओशन डायपोल, जो हमारी मानसून को भी प्रभावित करता है, वो भी सामान्य है। यानी जो ऐसे पैरामीटर हैं जो हमारे मानसून
4 महीने में प्रभावित कर सकते हैं जी। वो रीजन है। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो अपने मॉडल्स हैं और मानसून मिशन के तहत जो नए मॉडल भी डेवलप किए हैं, डायनेमिक मॉडल और हमारे जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है, अलग अलग मॉडल के आधार पर यही पूर्वानुमान लगाया है जी। कि पूरे देश में 102% बरसात होनी चाहिए, नहीं सामान्य बरसात होनी चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए एक बहुत खुशी और राहत की बात है। जी बिल्कुल डॉक्टर अत्री, लेकिन ये जो सारी जानकारी है जो हर एक किसान है उस तक पहुंचाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो किसान है उस तक पूरी जानकारी पहुंचे मानसून की, कब बारिश की स्थिति बनेगी, कब नहीं बनेगी, या पहले से ही वो इस तरह की योजना बना के चलें कि इस बार उनके क्षेत्र में इतनी बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है, लागत अपनी कम कर सकते हैं। इसके लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं? देखिए मुकुल जी, आपने बड़ा सही प्रश्न किया है, क्योंकि जानकारी एक देना अलग बात है, लेकिन किसान भाइयों तक समय पे एकदम पहुंचना बहुत जरूरी है। जी। देखिए ये जानकारी जैसे ही मौसम पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग देता है, दूरदर्शन के माध्यम से, कृषि दर्शन के माध्यम से, और जो हमारे दूसरे खबर टीवी हैं उनमें जो समाचार हैं, फिर आपके अखबार हैं, जो कृषि विभाग है, इसके अलावा जो जितने भी साधन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सबका यूज करते हैं। मौसम विभाग की वेबसाइट है उसको भी करते हैं। इसके अलावा एक भारत मौसम विज्ञान विभाग सप्ताह में 2 दिन जी कृषि मौसम बुलेटिन सलाह जारी करता है। अगले 5 दिन का कैसा पूर्वानुमान रहेगा, पिछला कैसा मौसम था, कहां कहां बरसात हो, किसान भाइयों को कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी किस्में लगानी चाहिए, इस बरसात के आधार पर ये सारी जानकारी मौसम विभाग और केंद्र और जो राज्य के कृषि विभाग है, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब मिलके ये रीजनल लैंग्वेज में, यानी जिस राज्य की जो भाषा में जारी करके किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। ये जैसे मैंने बताया टीवी हो, दूरदर्शन हो, सबके माध्यम से पहुंचाते हैं। और SMS भी जो है मोबाइल पे भी तकरीबन 4 करोड़ फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम किसान जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उससे जुड़े, उसके माध्यम से भी ये जानकारी पहुंचती है। जी, जाहिर तौर पर अलग अलग माध्यम के जरिए जो जानकारी है वो किसानों तक पहुंचाई जाती है, और ऐसे में ये काफ़ी और महत्वपूर्ण होता है कि सुनिश्चित करना इस बात को कि सारी जानकारी सही समय पर जो किसान हैं उन तक पहुंचे। साथ ही यहाँ डॉक्टर अत्री, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग जो मॉडल हैं उन पर पूरी जानकारी को आधार बनाया जाता है, फिर उस जानकारी को हम आगे पहुँचाते हैं। लेकिन अगर पूर्वानुमान की हम बात करें तो कितना समय पहले, जो मानसूनी बारिश की भी अगर बात की जाए, कितना समय पहले एक किसान को बात की जानकारी जो है या ताजा जानकारी हम कहें वो दी जा सकती है कि आपके क्षेत्र में बारिश की संभावना है? देखिए जैसे मैंने बताया, जो मॉडल्स पूरी दुनिया में, प्रशांत महासागर में क्या होता है, अटलांटिक में क्या होता है, रूस में क्या होता है, भारत में क्या होता है, हिंद महासागर में क्या होता है, ये पूरे आंकड़े पूरी दुनिया से हम इकट्ठे करते हैं और 15 अप्रैल के आसपास जो पहला पूर्वानुमान जारी करते हैं, क्योंकि उस समय तक का हम डाटा लेते हैं ब्रॉडली, बड़े बड़े पूरे देश में क्या होगा। उसके बाद जो पहली जून को इस बार पूर्वानुमान जारी किया, या तो जो अंतिम सप्ताह होता है मई का या जून का पहला सप्ताह, उसमें जानकारी उपलब्ध कराती है। ये आपके क्षेत्र में उत्तर भारत है या मध्य भारत है, दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, किस क्षेत्र में कितनी बरसात होगी, जुलाई में कितनी होगी, क्योंकि जुलाई का महीना बुआई के लिए बहुत ही क्रिटिकल है किसानों की। अगस्त में कितनी होगी, पहले 2 महीने में, अगले तो कुल मिलाकर पहले जो बरसात अप्रैल में बताते तो इस साल सामान्य रहेगी, अधिक रहेगी, कम रहेगी, तो किसान भाई तैयार हो जाते हैं। तो अपने जैसे जमीन की तैयारी शुरू कर देते कि इस बार हमने ऐसी फसलें लेनी है जिनमें पानी ठीक ठाक है, या इस बार कम होगा तो उस तरह की फसलें और किस्में लेनी। तो ठीक टाइम पे, जैसे 1 जून को मैंने बताया, तो समय रहते हुए किसान भाइयों को, जो दूरदर्शन का माध्यम है, हमारा DD किसान भी है, दूसरे टीवी भी है, अखबार भी है, हमारी वेबसाइट भी, जैसे मैंने बताया मोबाइल के थ्रू भी किसान भाइयों तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और हमने सभी किसान भाइयों को जोड़ना है आने वाले समय में। जी बिल्कुल, लेकिन इसके आगमन की जैसे हमने बात की, 1 जून को इसका आगमन हुआ केरल से। देश के बाकी हिस्सों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी हम मान सकते हैं कि जो एक निर्धारित समय लेकर हम चल रहे हैं, जो जिस तरह का अनुमान जताया गया था मौसम विभाग द्वारा, उसी के अनुरूप जो मानसून है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है देश के बाकी हिस्सों की तरफ। देखिए, एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि किसानों को ये उम्मीद रहती है, हमारी सामान्य तिथि ये है, जी, हमें
इस बार बरसात कब आएगी। इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो ये सामान्य तिथियां इसमें बदलाव किया है। पहले जो था वो पुराना डाटा था, अभी 1961 से लेके और जो हमारा 2019 तक का डाटा लेके किस क्षेत्र में कब मानसून आएगी, और हमारी पूरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पब्लिसाइज भी किया था कि किस सिटी में, किस स्टेट में किस तिथि को बरसात आएगी। तो जी बिल्कुल, बता दूं जैसे शुरुआत होते ही, जैसे पहले भी 1 जून थी, अभी भी 1 जून है, लेकिन जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं उसमें 2 दिन की देरी से आता है। पहले 20 मई था, अब 22 मई हो गया। जो मध्य बे ऑफ बंगाल है जी, उसमें 1 दिन का बदलाव हुआ है। पहले 25 तारीख को आती थी, अब 26 तारीख को आती है। केरल में जैसे मैंने बताया 1 तारीख को आ गया। पूरे भारत को पहले 1 जून से शुरू करके मानसून का, और 15 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता था। जी बिल्कुल, लेकिन अभी वो थोड़ा सा जल्दी हो गया है और 7 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान जैसे राज्य की, जहां पर जो मानसून का आगमन है, हम मान सकते हैं कि काफ़ी समय लेता है वहां तक पहुंचने में, और जब मानसून की वापसी शुरू होती है तो वहीं से भी जल्द से ही शुरुआत हो जाती है। ऐसे में उतना ज़्यादा फायदा मानसून का जो राजस्थान हमारा राज्य है वहां पर शायद नहीं मिल पाता। इस बार के लिए किस तरह का अनुमान है राजस्थान राज्य के लिए? जैसे अब मैं बताता हूँ आपको इस तरह का, इस साल क्या हुआ है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत है, 1 से 4 दिन की देरी होगी। मध्य भारत में जो तिथियां 1 से 8 दिन पीछे मानसून आएगा, जो अब सामान्य तिथियां बनाई हैं। तो जो पश्चिमी मध्य भारत है, जैसे राजकोट और है, इसमें 12 दिन की, 10 से 12 दिन की देरी होगी। जो पहले तिथियां हम करते थे, इस दिन आएगा तो 10 से 12 दिन की होती है। लेकिन जैसे इस जो मध्य भारत से लेकर जब उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ जाते हैं एक्सट्रीम में, 1 से 6 दिन पहले पहुंच जाता है। और जैसे मैंने बताया पूरा पश्चिमी भारत तक 7 जुलाई तक पहुंच जाएगा, 8 दिन तक। थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे 1 जून केरल में पहुंचता था, अब भी 1 जून केरल में। मुंबई में पहले 10 जून पहुंचता था, अब 11 जून जो सामान्य तिथि है। दिल्ली में पहले 29 जून को था, अभी 27 जून हो गई है नई सामान्य तिथि। चंडीगढ़ में पहले 22 जून था, अब 28 जून हो गई। आपका राजकोट में मैंने बताया पहले 15 जून था, 27 जून हो गया। जयपुर में पहले 25 जून था, अब 29 जून हो गया। बाड़मेर में पहले 8 जुलाई था, अब 5 जुलाई हो गया, यानी बाड़मेर में 5 दिन पहले पहुंच जाएगा, यानी 1 हफ्ता पहले पश्चिम में पहुंचता है। अच्छा, दूसरा क्या है, वापिस जाने की भी तिथि हो गई है। पहले 1 सितंबर को मानसून की वापसी शुरू हो जाती थी जी, लेकिन अभी फायदा क्या हो गया है, ये एक नहीं है, अभी 18 सितंबर से वापसी शुरू होगी। तकरीबन 2 सप्ताह डिले शुरू हो गया। पहले जो डाटा के आधार पर 1 सितंबर के बाद वापसी हो जाती थी मानसून की, अब यानी 2 हफ्ते और लेट होगी। तो ये पीरियड बढ़ गया, 1 हफ्ता पहले, यानी इसको एक अच्छा संकेत हम मान सकते हैं। आने का 2, यानी राजस्थान में तकरीबन 18-20 दिन बरसात की सामान्य तिथियां बढ़ गई। काफ़ी बेहतर संकेत हम इस बात को मान सकते हैं जो मानसून की वापसी है। पिछले साल भी हमने देखा था किस तरीके से जो देरी से उसकी वापसी हुई थी, और जैसा अभी डॉक्टर अत्री ने भी बताया कि पहले 1 सितंबर तारीख हम मान के चलते थे, लेकिन अब वो 15 से 18 सितंबर तक हम आगे चल रहे हैं। और ये देखिए तमाम पहलू हैं जो धीरे धीरे असर डालते हैं। उसका सीधा असर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, कृषि, उस पर भी सीधे तौर पर पड़ता है, और किस तरह का प्रभाव पड़ेगा इस बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल विचार विमर्श में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार दोपहर 12:05 पर। क्या
सी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं मॉनसून और खेती को लेकर, और ऐसे में जब मॉनसून मेहरबान हो रहा हो, जो हमारे कृषि कार्य हैं यानी वहां पर किस तरह का प्रबंधन आवश्यक है, इस बारे में हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। मॉनसून का इंतजार हम सबको रहता है। खासकर किसानों के लिए तो मॉनसून एक अलग अहमियत रखता है, और इस बार तय समय 1 जून को केरल तट से टकराकर मॉनसून ने किसानों के चेहरों की चमक को दोगुना कर दिया। भारत में मॉनसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक का होता है। इस दौरान हुई बारिश खरीफ फसलों की पैदावार के लिए काफी अहम मानी जाती है। अगर मॉनसून की बारिश अच्छी हो जाए तो उपज भी भरपूर ली जा सकती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अनाज के उत्पादन और जल स्रोतों में पानी की पूर्ति के लिए मॉनसूनी बारिश का समय पर होना बेहद जरूरी है। हमारे देश में करीब 75% बारिश मॉनसून के दौरान ही होती है, और खरीफ की बुआई भी काफी हद तक दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी बारिश पर ही निर्भर है। कपास, धान और मोटे अनाजों की पैदावार बारिश पर निर्भर होती है। अगर उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले राज्यों की बात करें तो यहाँ अन्य फसलों के अलावा गेहूं, धान और दलहन की खेती मुख्य रूप से की जाती है। राजस्थान में जीरा, लाल मिर्च, बाजरा, मोठ और कपास आदि की खेती भी किसान करते हैं। वहीं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना और धान की खेती की जाती है। हरियाणा और पंजाब में भी किसान मुख्य रूप से गेहूं, धान और कपास की खेती करते हैं। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर आने वाले इलाकों में दूसरी फसलों के साथ मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास और दलहन की खेती की जाती है। गुजरात में मिर्च, जीरा आदि मसालों की खेती भी किसान करते हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए मॉनसून की अच्छी बारिश अच्छी पैदावार की सौगात लेकर आई है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी हिस्सेदारी रखती है, और मॉनसून की बारिश से खेती के प्रभावित होने का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे में किसान अगर मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए खेती करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन कई बार मॉनसून हर इलाके में एक जैसा नहीं बरसता, यानी कई बार कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है। आमतौर पर जिन इलाकों में मॉनसून के दौरान ज्यादा बारिश होती है, वहां किसान ऐसी फसलों की बुआई कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वैसे ही जिन इलाकों में कम बारिश होती है, वहां के किसान उन फसलों की बिजाई कर सकते हैं जिनकी पैदावार के लिए कम पानी की आवश्यकता हो। इसकी जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं। यहाँ डॉक्टर अनंता, आपसे हम समझना चाहेंगे जिस तरीके से जो मानसून है सामान्य इस बार है, और ऐसे में अगर देखा जाए जो किसान है उनके नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है और कितना लाभ इसका हमारे किसान उठा सकते हैं। हाँ, जैसे कि मानसून का जो सीजन होता है वो होता है जून से लेकर आपका सितंबर तक। और वैसे मानसून अभी शुरू हो चुका है, इसने भारतवर्ष में दस्तक दे चुकी है। केरल में इसकी शुरुआत 10 जून को ही हो गई थी, और ये अगले 1 महीने में पूरे भारतवर्ष में छा जाएगा। जो मानसूनी वर्षा होती है उसका कृषि पर काफी अच्छा असर पड़ता है। और जो इस मौसम में जो हमारी मुख्य फसलें होती हैं वो है जैसे कि धान है आपकी, इसके अलावा दलहनी फसलें भी आपकी होती है, इसमें अरहर है, बाजरा आपका होता है, या सब्जी वर्गीय सब्जियां फसलें होती हैं। तो जो मानसूनी वर्षा होती है इसका जो फसल उत्पादन है उस पे इसका काफी असर पड़ता है। जैसे कि धान की फसल है, अगर अच्छी बारिश होती है तो धान की फसल की जो गुणवत्ता होगी उसमें उसकी अच्छी होती है गुणवत्ता तथा पैदावार जी बिल्कुल अच्छी होती है। जैसे वो भी बता कि जिस वर्ष बारिश अच्छी होती है उस वर्ष जो है धान की पैदावार अच्छी है। लेकिन जैसे कि हम जानते ही हैं कि मानसूनी जो वर्षा होती है और
आजकल जैसे कि जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो मानसून जैसे कि खुशी की बात यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल मानसून को सामान्य बताया है कि जो सामान्य बारिश होगी, जो जून से लेकर जो सितंबर की जो बारिश है, टोटल बरसात है, वो सामान्य रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वितरण भी सामान्य हो गया नहीं, सामान्य, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जैसे हम देख रहे हैं कि कई वर्षा की जो तीव्रता है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्षा की तीव्रता में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी बारिश 5 या 6 दिन में होने वाली है, बारिश का जो अंतराल है वो कम हो। दूसरा जो है समय होता है उसमें हमेशा बारिश नहीं होती, कभी आपकी बारिश होगी, कभी बारिश नहीं होगी। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो बारिश ना होने का समय होता है किसी स्थान पर या लंबा वीक चला जाता है, जिसको हम ड्राई पीरियड कहते हैं। तो जो मानसून के जो 4 महीने हैं, इसमें हमारा सूखा पीरियड और गीला पीरियड दोनों पीरियड आता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसका जो वर्षा का पानी है या जो बरसात हो रही है, सामान्य तो हो रही है, लेकिन इसका प्रबंधन कैसे करें और इस बरसात को हम फसलों में अधिक से अधिक इसका उपयोग कैसे करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस समय मानसून में जो मुख्य फसलें होंगी वो आपकी है धान है। धान को जो है पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब इसके लिए जैसे आपकी जो मैं कहूंगी कि कृषि प्रबंधन आप करने हैं, तो जहां भी आपको धान लगानी है, जिस स्थानों में या जिन खेतों में आपको धान लगानी है, उसमें अभी से आप प्रबंधन करना शुरू कर दीजिए। उन खेतों की जो मैंने है वो ऊंची बनाइए और चौड़ी बनाए, ताकि वर्षा का जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा आपके खेत में संचित रह सके और धान पानी मिल सके। इसके अलावा जैसे अन्य फसलें भी हैं, आपकी दलहनी फसलें हैं या सब्जी वर्गीय फसलें हैं। जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है, दलहनी फसलें होती है, वो वर्षा के प्रति काफी संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा बरसात हो गई नुकसान पहुंच सकता है, होने के लिए नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं तो फर्स्ट यही कहूंगी कि आप जैसे सब्जी वर्गीय फसलें जो लगाते हैं, जिसमें आपका टमाटर आएगा भी, आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां आती हैं, लौकी है आपकी, या सीताफल है, या तुरई है, करेला है, खीरा है, तो ये जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जी है, इनको एक तो मचान में आप लगाइए ये आप ऊंची महीनों में इनको लगाए, उसके बाद मचान टाइप का जो आप स्ट्रक्चर उसको बना दीजिए। इसके दो तीन फायदे हैं। एक तो क्या होगा कि आपकी जो बेलें हैं, क्योंकि ये बेल बनती है इसमें तो ये आपके डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं आएंगे, जमीन के संपर्क में नहीं रहेंगी, तो सड़ने का डर नहीं रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि अगर ये मचान पे आपकी चढ़ती है, तो आपका क्या होगा कि प्रकाश जो होता है, क्योंकि फसलों को प्रकाश से घंटे में मिलने अति आवश्यक होते हैं। अगर आपको अच्छी उपज चाहे, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार चाहे, तो उसके लिए आपको प्रकाश मिलना भी जरूरी होता है, फसल को प्रकाश मिलना भी जरूरी होता है में जो आपको अच्छे से अच्छी फसल अच्छी होती है। दूसरा जो है उसमें जल निकासी का उचित प्रबंधन कीजिए, ये अति आवश्यक। और मैं तो ये कहूंगी जो जल निकासी आप कर रहे हैं किसी भी खेत से, तो खेत के पास ही आप एक तालाबनुमा स्ट्रक्चर उसमें बना दीजिए, ताकि जो बरसात का पानी है वो तो उसमें इकट्ठा होगा ही, साथ ही जो आपका खेत से जो जल निकासी से जो पानी निकल रहा है वो भी आपका उस स्थान में जो आपने तालाबनुमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें आपका एकत्रित हो जाएगा। यानी जो बारिश का पानी है उसका भी हम संरक्षण कर सकें, ये काफी महत्वपूर्ण। उसका प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं, अगर किसी फसल में आवश्यकता है सिंचाई की, तब इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है जो किसान है इस नजरिए को भी समझें कि जो आपको फसल का चयन करना है, क्योंकि अलग अलग किस्में रहती हैं, अलग अलग फसलें हैं, तो उन फसलों का चयन अगर हम मानसूनी बारिश के आधार पर करें, वो कितना लाभदायक होता है किसानों के लिए, और क्या इससे उनकी जो लागत है इसको हम कम कर पाएंगे? डॉक्टर अनंता। हाँ जी, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि हमको फसल का चयन करना चाहिए, क्योंकि फसल का चयन सबसे पहले हमें यही करना चाहिए कि इस सीजन में हम जो मानसूनी सीजन है उसमें हम कौन सी फसल लगाएं और कहाँ ये फसल लगाएं। तो धान जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये इसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसको वहां आप लगाए जहाँ की आपकी सिंचाई की भी व्यवस्था हो। जहाँ जैसे कि हमारे भारतवर्ष में काफी स्थान ऐसे हैं जो कि वर्षा आधारित क्षेत्र है, जहाँ आपका इरिगेशन या सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। भूजल में वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर टेबल हम कहते हैं, भूजल स्तर भी काफी है। हम उनको ये रिकमेंड नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वो उस जगह पे आप धान लगाएं, क्योंकि धान में वैसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है और वो वर्षा आधारित क्षेत्र है। और बरसात में कई बार हम देखते हैं कि बरसात हर दिन नहीं हो रही, तो जब आपका सूखा पीरियड होगा तो उस समय धान के लिए आपका नुकसान हो जाएगा। और भूजल स्तर भी वहाँ पे काफी नीचे है, तो वहाँ पे हम जो अन्य फसलें वहाँ पे रिकमेंड करते हैं जो सब आधारित क्षेत्र है। वहाँ पे आप जैसे आपकी दलहनी फसलें हैं या बाजरा की फसल है
बिल्कुल, अलग अलग फसलें जो हैं वो लगातार हमारे किसान लगाते हैं और ख़ासतौर से इसमें प्रबंधन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर अनंता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि अगर हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि आने वाले दिनों में कहीं बारिश की स्थिति तो नहीं है, कहीं वो जो उसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं उर्वरक का वो बेअसर तो नहीं हो जाएगा, या अलग अलग तरीकों से देखें तो कभी कभी जो किसान हैं वो कीटनाशी का भी इस्तेमाल करने लगते हैं। इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि बरसात के मौसम में जैसे बारिश होने वाली है और बरसात में जो है आपकी आर्द्रता भी अच्छी होती है और तापमान भी सही रहता है, जो कि आपके कीड़े और बीमारियों के लिए काफी अनुकूल होता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट कहते हैं जी। तो फसलों में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है बरसात के मौसम में वो होता है कीड़े और बीमारियां, और कीड़े और बीमारियां आएंगी तो जो है अगर आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हम कहते हैं कि एक वैल्यू तो फेस कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन एक जब ज्यादा ही प्रकोप हो जाता है तो हम ये रिकमेंड करते हैं तो उसमें आपको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो उसमें जो है मौसम की जानकारी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर बाय द वे किसान भाई बहनों ने उसमें जो है छिड़काव कर दिया फसल बचाने के लिए, कीटनाशक का छिड़काव कर दिया, तो उसके तुरंत बाद अगर आपकी बारिश आ जाती है तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा। उसके 2-3 नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपने जो स्प्रे किया वो आपका वेस्ट हो गया, दूसरा जो है जो पानी है वर्षा का पानी है उसके साथ जो छिड़काव हो मिलके आपका मृदा में चला जाएगा और मृदा से वो नीचिंग जाके अंदर जाके भूजल में जा सकता है, पानी भी आपका दूषित हो सकता है। इसके साथ ही आपका तो आपका जो लागत में एक नुकसान हो रहा है, आपने जो स्प्रे या पेस्टिसाइड खरीदा है बाजार से वो आपका वेस्ट गया, आपका लेबर का कॉस्ट गया, आपका भूजल का जो पानी है ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है, जो बरसात के पानी के साथ वो रन ऑफ होगा, बहता हुआ कहीं और भी जा सकता है, नदी में मिक्स हो सकता है, तो उसको भी आपको प्रदूषित करेगा। तो मैं तो किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि आप मौसम की जानकारी जरूर लीजिए, विशेषकर मानसून सीजन में। जी, सही तौर पर डॉक्टर अनंता, जैसे आपने बताया कि जो हमारे किसान हैं उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जो एक बात शुरुआत में आपने कही कि अगर कहीं पर जो बारिश का वितरण है वो असामान्य हो जाए तब थोड़ी सी एक चुनौती किसान के सामने आ जाती है कि उनको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो क्या पहले से एक योजना बनाकर चलनी होगी, अगर बारिश सही रहती है तब हम इस फसल का चयन करें, या इसके अलावा कोई ऐसी फसलें जिनका विकल्प आप सुझाना चाहें किसानों को जो जल्दी से पककर तैयार हो सकती हैं और अगर कुछ नुकसान रहता है तो उसकी भरपाई कर सकें? जी, जैसे कि असामान्य मानसून होने के केस में जैसे कि मैं पहले बता सकती हूँ कि अगर आपके सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे आप अन्य फसल लगा दीजिए, जैसे खिलानी फसलें हम आ सकती है। और इसके अलावा आप वहाँ पे मृदा में जो नमी है उसको संरक्षित करने की का जरूर प्रयास कीजिए। इससे जब बारिश हो रही है तो ये अधिक से अधिक पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और जब आपका ड्राई पीरियड है, गीला पीरियड आता है तो पानी को धीरे धीरे आपको मृदा के रिलीज करती है, जो पानी की आपको पौधों को मिलता है। इसके अलावा आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए। पोटास में जो है क्षमता होती है कि वो फसलों को जो आपकी सूखा पीरियड होता है सूखे से बचाव में भी आपकी रक्षा करता है। तीसरा ये आपका मल्चिंग का प्रयोग करता है, फलवार का आपको प्रयोग करना चाहिए वहाँ पे। फलवार जैसे आपकी पिछली जो फसलें हैं उसके जो अवशेष है उनको भी आप उसमें लगा सकते हैं। इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो आपका क्या होता है कि जो मृदा का तापमान है वो आपका संतुलित रहता है। आपने उसको मल से जो आपका पिछला जो अवशेष पड़े हुए हैं, फसल के जो अवशेष पड़े हुए हैं, तो उसको आपने उसमें रख दिया। तो जैसे अभी गेहूं की फसल भी है तो गेहूं के भी आपके अवशेष पड़े रहते हैं, तो वो अवशेष से आप उसको मल्च कर सकते हैं, पलवार बना सकते हैं। तो एक तो इसमें मृदा का जो है तापमान आपका संतुलित रहता है। दूसरा जो मृदा से वाष्प उत्सर्जन होता है, मॉइस्चर का जो इवेपोरेशन होके जाता है, जो मृदा की नमी होती है वो मृदा के अंदर से निकलकर वातावरण में अवशोषित हो जाती है, वो आपकी मृदा की नमी मृदा ही में रहेगी, वो वातावरण में अवशोषित नहीं होगी। और तीसरा फायदा ये है कि जब ये जो आपका डिकम्पोज होता है, जो आपका रेजिड्यू आपने अप्लाई किया है तो वो डिकम्पोज होता है, तो इससे मृदा की जो उर्वरकता है वो भी आपकी बरकरार होती है। तो इसके भी आपके फायदे काफी होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा जैसे आपने कहा इसके ज़रिए हमें मिल सकता है, लेकिन
सही उपयोग जो है इसका हमें करना होगा। जो बारिश का पानी हमें मिलता है ना सिर्फ उसका बचाव भी करें, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए डॉक्टर अनंता, अलग अलग जो फसलें हैं उनके उदाहरण भी आपने हमें दिए। जो किसान एक जल संरक्षण की आपने बात कही वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात को अगर इस महत्व हम समझें, जो बारिश का पानी खेतों तक पहुँचने की जब बात कही जाती है और हम ये भी कहते हैं खेत का पानी खेत में रहे, उसका कितना लाभ जो है किसान को मिल सकता है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं बारिश ज़्यादा हुई और खेत से पानी की निकासी अगर एकदम होने लगती है तो जो हमारे पोषक तत्व खेत में मौजूद हैं, जो मिट्टी में मौजूद हैं, वो भी बह के चले जाते हैं। उनको कैसे रोका जाए? हाँ जी, इसके लिए जो उचित प्रबंधन ये है कि खेत के पास आप एक तालाबनुमा स्ट्रक्चर उसका बना दीजिए, तो जो जल का पानी, बरसात का जो पानी है वो उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और अधिक बरसात होती है तो खेत से क्या होते हैं, उर्वरकता भी इसमें मिक्स होकर बह जाती है। तो ये जो उर्वरकता युक्त जो पानी है ये भी आपका जो उसी तालाबनुमा स्ट्रक्चर में आपका इकट्ठा हो जाएगा। और जब आपका सूखा पीरियड आता है, जो मैं कह रही हूँ ड्राई पीरियड आता है मानसून के समय में, और अगर ये लंबा चला जाता है तो इस पानी को जो है आप पंप के जरिए या कोई अन्य रील से आप फिर से अपने खेतों में, जिसके आपके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपकी फसलों को उचित समय पर पानी, और पैदावार अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो इसके ये फायदा है। तो मैं ये कहूँगी जो भी बरसात का पानी है इसका अगर अच्छे से उचित प्रबंधन कर लेते हैं तो जब बारिश नहीं आ रही उस समय में आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और पिछले साल की अगर बात की जाए डॉक्टर अनंता, आपने देखा था कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर अधिक बारिश हुई थी और कुछ में कमी रह गई थी बारिश की, और उसके बाद यही सुझाव दिया गया था कि जो कम जल्दी अवधि वाली जो फसलें हैं, कम अवधि में तैयार हो जाती हैं, उनका चयन हमारे किसानों को करना होगा। लेकिन क्या हमारे पास अब ऐसी भी अलग अलग फसलों की किस्में आ चुकी हैं जो क्षमता रखती हैं, अगर ज़्यादा पानी अगर खेत में भरा हुआ है उसको सहने की क्षमता वो रखती हैं? जी, जैसे कि आपकी जो अभी कृषि भारती अनुसंधान संस्थान ने कई ऐसी फसलों में कई ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो कि सूखा को भी आपकी, अगर कम बारिश आ रही है जी, तो उस कम बारिश वाली फसलें भी उसमें कैसे वो अधिक पैदावार दे सकती है, वो भी विकसित की हुई है। और अधिक बरसात आती है तो उसमें भी कौन सी आपकी किस्में लगानी होती है, हर फसल में पहले वो आपको चयन करना चाहिए। यानी दोनों ही स्थिति में आपके नुकसान में कम ही हो। जी, यानी दोनों ही स्थिति में हम मान सकते हैं जो जानकारी है वो किसानों को दी जाती है। अगर क्षेत्र में सूखी जैसी स्थिति है तो कम पानी में अधिक उपज देने वाली जो फसलें हैं उनका चयन किसान करें, और अगर किसी वजह से जो बारिश है वो अधिक हो जाती है तो ज़्यादा पानी में भी जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो और वहाँ भी आपको अच्छा उपज मिल सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर अनंता, जैसे दलहनी फसलों के बारे में आपने बताया कि उन पर ज़्यादा असर हम देखते हैं, अगर पानी की अधिकता अगर हो जाती है, जो कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। क्या दलहनी फसलों में भी हमारे पास इस तरह के विकल्प मौजूद हैं अभी? जी, दलहनी फसल में अक्सर हमें जो है ऐसे एरिया में नहीं लगाना चाहिए जहाँ की आपकी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब पानी आपका ठहरता है जहाँ पर होने के चांस होते हैं। हाँ जी, ऐसी जगह पे आपको कभी भी दलहनी फसलें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलें जो बरसात के पानी या कोई भी पानी और इकट्ठा होता है तो उसके प्रति काफी संवेदनशील होती है। तो हमको सबसे पहले यही ध्यान रखना चाहिए, किसान भाई बहनों को यही ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दलहनी फसलों का चयन कर रहे हैं तो आप उनको वाटर लॉगिंग वाले स्थान पे ना लगाएं जी, और उसको अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पे अगर जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर करें। जी बिल्कुल। और खासतौर से क्योंकि इस बार खरीफ सीजन की बात की जाए तो अभी तक जो अनुमान हमने देखे हैं काफ़ी बेहतर निकल कर आ रहे हैं, फिर चाहे धान की हम बात करें या दूसरी तरफ बागवानी के रकबे को अगर देखा जाए जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं इस बार के मानसून को, जो बागवानी के किसान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा। हाँ जी हाँ, क्योंकि बरसात जो है इस समय मानसून सामान्य है, और हमारी जो सब्जी वर्गीय सब्जियां फसलें होती हैं, जो भी फसलें हैं जैसे टमाटर, भिंडी, मिर्च, जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उनको जो है पानी उचित मात्रा में पानी चाहिए होता है, उचित समय पर चाहिए होता है। ये नहीं कह सकते कि मेरे को बहुत पानी हमको जी सब्जी वर्गीय फसलों में देना है या कम पानी देना, दोनों ही। हम बहुत ज्यादा नहीं देते पैदावार पे असर पड़ता है, और बहुत कम पानी देते हैं, बरसात बहुत कम होती है तब भी उस पर असर पड़ता है। तो हमें सब्जी वर्गीय फसलों में ये विशेष ध्यान देना है। और जो कि इस साल जो है सामान्य वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा के पानी का हमको प्रबंधन करना है। अगर हमने सब्जी वर्गीय फसलों का चयन करना है तो हमें सबसे पहले जहाँ पे भी हमको सब्जी वर्गीय फसलें लगानी है वहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सब्जी वर्गीय फसलें जो है वाटर के प्रति, पानी के प्रति कम होती है, वहाँ पे आपका पानी नहीं रुकना चाहिए, वहाँ पे पानी का रुकना नहीं है। दूसरा, आप उनको जो महीनों में लगाइए, महीनों में लगाने से अगर अधिक वर्षा हो भी जाती है तो उनकी जड़ें आपकी नुकसान नहीं होती है। तीसरा, अगर
आप जल निकासी का उसमें उचित प्रबंधन कर भी नहीं है, और अगर आपके उचित प्रबंधन नहीं है जी। तो जो पानी है उसको उपाय जरूर कीजिए, ताकि जो आपने पानी जल संचय किया है उसको जब बरसात नहीं हो रही है, कम बारिश हो रही है, उस समय आप जो उनको सब्जियों में अपना उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो है सब्जियों के जितने भी फसलें हैं उनको उचित मात्रा में पानी उचित समय का मिल जाता है, तो उनकी गुणवत्ता और पैदावार दोनों ही अच्छी होती है। इसके अलावा मैं एक मानसून को समय को देखते हुए एक और सलाह किसान भाई बहनों को देना चाहूंगी जी डॉक्टर अनंता। इस समय जो है खरपतवार काफी जो वो भी काफी होता है, और खरपतवार फसलों के आपस में कंपटीशन होता है, मैं क्या कहूँगी कि उनके आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, और खरपतवार जो होता है वो उसमें बढ़ोतरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपकी जो फसल आपने लगाई हुई है। जी बिल्कुल। अगर खरपतवार आपका आ रहा है तो आपका क्या होगा कि उर्वरक भी आपकी ले लेगा फसलों में, और जल्दी बड़ा होने से इसका नुकसान क्या है कि जो प्रकाश से घंटे आ रहे हैं, जो प्रकाश आ रहा है, रेडिएशन जो आ रहा है जी, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फसलों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी फसल में आपका दाना बनेगा, सब्जियां बनेंगी, फल बनेंगे, वो सब प्रकाश संश्लेषण से बने, तो आपकी फसलों को प्रकाश कम मिलेगा जी। तो आपको समय समय पर जो है अपने फसलों में खरपतवार नियंत्रण जरूर करना चाहिए, यानी कि उचित प्रबंधन जो है वो हमें अपनाना होगा। खरपतवार निकल जाएगा जी बिल्कुल। दूसरा आपका प्रकाश संश्लेषण फसलों में अच्छा होगा। तीसरा जो है आप मृदा में जो कहते हैं कि जड़ों को भी जो है सांस लेते हैं, जड़ें भी सांस लेते हैं, उनको भी हवा चाहिए होती है, तो अगर आप मृदा को एरिएशन दे रहे हैं, हवा दे रहे हो, तो आपकी जड़ें की भी बढ़ोतरी अच्छी होगी। अगर जड़ों की बढ़ोतरी अच्छी हो रही है तो मृदा से पानी का जो न्यूट्रिएंट होता है वो अच्छे से उसमें अपडेट कर सकते हैं, उसको अवशोषित कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, एक अच्छी उपज जो है वो हम कैसे ले सकते हैं ये आपने बताया, और मानसून जो है इस बार मेहरबान रहने के पूरे संकेत हमें मिल चुके हैं, और ऐसे में अगर हमारे किसान चाहेंगे तो अच्छी उपज जो है हर एक फसलों की उनको मिल सकेगी। फिलहाल डॉक्टर अनंता आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर अनंता वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ी थी, साथ ही डॉक्टर अत्रि भी, जो कि जिन्होंने बता रहे थे कि जो मानसून की स्थिति है काफ़ी बेहतर है इस बार, और इसका सदुपयोग हम कहेंगे जो हमारे किसान हैं वो कर सकते हैं। वर्षा जल संरक्षण जो है वो आपको ज़रूर अपनाना होगा। किसी कारणवश अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं होती उस वक्त आप इसका प्रयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं, और जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है अच्छी उपज जो है वो मिल पाएगी, यानी रिकॉर्ड पैदावार जो है अलग अलग फसलों की हमें देखने को मिल सकती है, जिसके ज़रिए जो किसान हैं ना सिर्फ वो खुशहाल होंगे, बल्कि जो एक कोशिश लगातार चल रही है कि जो मुनाफा है उसको कैसे हम बढ़ाएं, जो लागत है उसको हम कैसे कम करें, तमाम प्रबंधन अपनाकर हमारे जो किसान हैं अपनी लागत को भी आने वाले समय में कम कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में बस इतना ही, फिर एक नए विषय पर जानकारी देंगे आपको, और पूरे कोशिश करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर भी मंथन करने की, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।